बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों अभी इकोनॉमिक्स का आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपका 15 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया जाना है। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला पेपर ही आपका इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को बच्चों सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आपके प्री बोर्ड के ऑफिशियली पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जब आप अपना 2023 का बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत से जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड में भी काम आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है, इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। ठीक है, वैसे तो जिन बच्चों ने पेपर देख रखा है उनको पेपर का पैटर्न पता ही होगा, जैसे टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्स मैक्स टोटल 80 होंगे। ठीक है, ये सब तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं एक बार पेपर के पैटर्न को दोबारा से समझा देता हूं, ताकि अब वैसे आपको अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट का। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं जो न्यू बच्चे उनके लिए। देखो, पेपर जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक होगा खंड ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होगा आपका खंड बी यानी कि भारतीय आर्थिक विकास। ठीक है, अब जो पूरा का पूरा पेपर है इसमें आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी कि खंड ए में आपके 10 एमसीक्यू आ गए और खंड बी में आपके 10 एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, फिर 3 अंक के आपके 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चन। अब इसमें आपको एक में चॉइस मिलेगी, इसमें भी एक में चॉइस मिलेगी। ओके, फिर 4 अंक के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और इसमें भी 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। एक चॉइस आपको इसमें भी मिलेगी, एक चॉइस इसमें भी मिलेगी। ठीक है, फिर 6 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उसमें, यानी कि एक चॉइस इसमें भी है और एक चॉइस आपकी इसमें भी है। टोटल देखा जाए तो आपकी 6 चॉइसेस आपको पूरे के पूरे पेपर में मिलने वाली है। जी हाँ बच्चों, 6 चॉइसेस। इवन जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय विकास में, इसमें आपको 3 जो एमसीक्यू रहेंगे, 3 एमसीक्यू उसमें चॉइस मिलेगी। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो आप कहोगे वाह क्या पैटर्न है हमारे प्री बोर्ड का, हमारे बोर्ड एग्जाम का। काफी इजी पैटर्न है आपका, जिससे बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर सकता है। उसको चॉइसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिले, अराउंड 9 से 10 चॉइसेस मिले। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पेपर को देखा हुआ है पहले, तो हमने क्या किया था बच्चों, इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का, तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिए, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, टाइटल पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 करके, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका जो भारतीय आर्थिक विकास वाला पार्ट है यानी कि खंड बी है, इसको इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं एक बार दिखा देता हूं कि आप अपने जनरल इंस्ट्रक्शन को इजीली पढ़ सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरे पेपर का पैटर्न होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि खंड ए जो था वो इस तरीके से था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जिसमें पहला कथन स्टेटमेंट्स वाला था, कथन वाला था, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया होता हर एक क्वेश्चन को। तो हम आगे चलेंगे यहाँ पे अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा सेक्शन नंबर बी रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, चाहे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हर एक। ठीक है, वेल यहाँ से हमारा खंड बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खंड बी यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, भारतीय आर्थिक विकास। तो देखो, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी के दोस्त जितने भी इकोनॉमिक्स के पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अभी के अभी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस लाइव से जुड़ जाते हैं। और आप बाद में भी शेयर कर सकते हो, बट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी अपने पेपर को अच्छे से समझ पाए। और जो बच्चे लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में, आप सभी ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं आपको चॉइस के साथ में बात करूं तो 13 एमसीक्यू होने वाले हैं। तो 13 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे लाइव सेशन में जरूर आंसर करें। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक तरीके से हम कह सकते हैं 18 है। क्वेश्चन 18 कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है, अर्थात आर्थिक सुधार जो किए जाते हैं उसमें इनमें से कौन सा परिणाम नहीं है। तो एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी तथा विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, बिल्कुल ये तो परिणाम है। उसके बाद बी है सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के राजस्व में वृद्धि। अगर देखो करों में कमी हो जाएगी तो क्या राजस्व जो सरकार होगी उनके राजस्व में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा है उर्वरकों पर आधारित सहायता हटाने से उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। अब जब किसान जो है उसके उर्वरक जो रहेंगे खाद वगैरह उससे आप जो है लागत कम कर दीजिए, मतलब कि जो भी पैसा होता है वो कम कर दीजिए, रेट कम कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी। फिर ये है कि भारत में लगातार 2 दशकों तक जीडीपी वृद्धि दर में तेजी देखी गई है, ये भी ठीक है। तो यानी कि जिस पे मैंने अभी रॉन्ग लगाया है कि जो इसका आर्थिक परिणाम नहीं है वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कि सुधार काल के दौरान करों में यदि कमी होगी तो सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं होती। ओके, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसा मैं कह रहा था कि आपको एमसीक्यू में भी चॉइस मिलेगी, तो पहली चॉइस आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में ही मिल गई है। क्वेश्चन 19 कहता है चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दैट मीन्स चीन गणराज्य की स्थापना किस टाइम पीरियड के बाद हुई थी? मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, जब भारत आजाद हुआ ठीक उसके 2 साल बाद में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखेंगे भारत 1947 में आजाद हुआ, यानी कि आपका 45 आउट हो जाएगा, 47 भी और 51 भी बचेगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बचेगा 1949 में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दे दिया बेसिकली, ठीक। आगे अब इसी में देखिए अथवा में क्वेश्चन दिया गया है नीति का पूर्ण रूप बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, आपका जो पॉलिटिकल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 नीति आयोग के बारे में, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या है इसका पूरा का पूरा नाम, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी बेसिक, ठीक है। अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा इस तरीके से, इन विच ईयर द रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था चाइना? दैट इज 1949। एंड फुल फॉर्म क्या है नीति की? तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट करके बताएं यस सर समझ में आ रहा है। अब देखिए एमसीक्यू में दूसरी आपको चॉइस क्वेश्चन नंबर 20 में मिल गई, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ध्यान से समझिएगा, एक तो ग्रामीण विकास की बात हो रही है और एक कृषि क्षेत्र की विकास हो रही है, तो इनको साख सुविधा कौन उपलब्ध कराता है और उपलब्ध कराता भी है तो सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो इनमें इनमें से देख सकते हैं आप एसबीआई, आरबीआई, ठीक है, एनसीबीआई, दैट मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, NABARD, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। वैसे इसकी फुल फॉर्म वगैरह दी नहीं गई है, इसीलिए आपको सीधे यहाँ पे नाम बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे अथवा में देखिए क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात की जा रही है, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2005 और 2006 में हुई थी, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में से पूछा जाएगा विच इज द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग क्रिएटेड credit facility to rural development and agriculture sector, that is option number D। and इसी में और में यानी कि अथवा में ऑप्शन है when was the national horticulture mission started, that is option number D also। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमें कथन पढ़ने हैं और फिर हमें देखना है कि कौन सा सही हो। तो कथन हमारा ये है, पहला कथन कि फसलों के स्वरूप कृषि गतिविधियों के विविधीकरण का एक रूप है, यानी कि फसलों का जो स्वरूप है वो जब कृषि गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश कृषि गतिविधियों की प्रकृति मौसमी होती है, बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो फसलें होती हैं उनका स्वरूप जो है वो किस पर निर्भर करता है? कृषि गतिविधियों के विविधीकरण, यानी कि कृषि में कई प्रकार की गतिविधियां की जाती है विभिन्न प्रकार की, उन पे डिपेंड करता है फसलों का स्वरूप, बिल्कुल ठीक है। और ये जो फसलों का स्वरूप है वो किस पर ये जो गतिविधियां होती है वो किस पर निर्धारित होती हैं? प्रकृति पर और मौसम पर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कथन हमारा एक भी सही है और दो भी सही है यहाँ पे, इसलिए हम क्या कहेंगे, दोनों कथन एक और दो दोनों ही सही है, ठीक है बच्चों। देखिए जितना हो सकता है उतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी राइट है, स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सेकंड भी राइट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका मिलान के संबंध, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे मिलान का बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ठीक।
तो देखिए बेसिकली अगर आपको थोड़ा बहुत मिलान आता नहीं भी है तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ मिलान करने का। देखिए जो आपको लगता है कि आपको आता है पहले आप उसे देख लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बात कर लेता हूँ। तो ये कौन है? ये बेसिकली योजना आयोग के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक है। अब आप ये देखना कि चौथे का बी किसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बी दिया हुआ है इसमें और इसमें। दो ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ए आपका ऑप्शन कट हो गया और डी भी कट हो गया। तो अब हमें बी और सी में से देखना है। तो इसमें से एक कोई और देख लेते हैं जो हमें सही लगता हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तीसरे को देख लेते हैं HYV बीज। ये बीज कैसे होते हैं? बेसिकली ये वो बीज होते हैं जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बी और सी में से चलो सी भी हमारा आउट हो जाता है। अब बचेगा कौन? केवल हमारा बचेगा ऑप्शन नंबर ए बी वाला बेसिकली। ठीक है। सी आउट हो गया तो बचा कौन सा? बी बचा है ये वाला। ठीक है। तो इस तरीके से अब हम भूमि सुधार किससे मिला देंगे? उत्पादक बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र में सुधार, और साई की उत्पादक और उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा प्रदान किया गया मौद्रिक लाभ, ये होता है। ठीक है। तो अब आप समझ के देखो मिलान करना बहुत ही आसान है। फ्री का एक नंबर होता है, बस आपको एक दो पता होना चाहिए, पता होना जरूरी है। ठीक। यहाँ से आप इजीली इन सभी को देख सकते हैं। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। पहले का आपका डी हो जाएगा, सेकंड का आपका सी हो जाएगा, और इसका ए हो जाएगा, और फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो मिलान है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप समझते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, फिर आपको उसमें से जो विकल्प है वो चुनना है। कथन है कि जो नए आर्थिक सुधार लागू किए गए थे उनको लागू करने के पीछे जो कारण है उन कारण में से सही का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले बताया गया कि नए आर्थिक जो सुधार लागू किए थे उनका सबसे पहला कारण है सार्वजनिक क्षेत्र का घटिया प्रदर्शन। बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये लागू किया गया था। फिर है आर्थिक समृद्धि दर कम होना, नहीं ये कोई मतलब नहीं था। भुगतान शेष का घाटा, हाँ ये भी डिपेंड करता है। बढ़ती बेरोजगारी, नहीं ये डिपेंड नहीं करती। फिर अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, हाँ ये भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स वन टू नहीं वन थर्ड एंड फिफ्थ, ये है हमारा आंसर, है ना। तो अब देखते हैं किसमें विकल्प हमारा सही है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पहला और तीसरा पांचवा ये सही हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और पांचवा ठीक है। ओके बच्चों। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हो कि इसमें हमारा पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और पांचवा ठीक है। फोर्थ एंड ये गलत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम आसान तरीके से आपको समझाते चल रहा हूँ। अब देखिए एमसीक्यू में आपका तीसरा क्वेश्चन जो है चॉइस वाला वो यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। देखिए एलपीजी उपयोग की जाती है, गोबर गैस भी उपयोग की जाती है। ये पीएनजी किस तरीके की गैस होती है एक बार बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। पीएनजी जो गैस है ये किस तरह की गैस होती है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं। और जिन बच्चों को इसका फुल फॉर्म पता है, चाहे हिंदी में पता हो या इंग्लिश में पता हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। ताकि वैसे मुझे पता नहीं है पीएनजी के बारे में, आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी बच्चे हैं एक बार कमेंट में मुझे बताएंगे पीएनजी बेसिकली है क्या। ठीक है। लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका जो उपयोग है खाना बनाने के लिए आप करते हो, लेकिन सीएनजी का उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि सीएनजी में जैसे ही आग लगेगी वो पूरा बूम बोल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया। पीएनजी के बारे में आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। वेल यहाँ पे हम देखेंगे कि किसका उपयोग नहीं होता है, तो वो है सीएनजी। ओके। आगे अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन कि वर्ष 2011-2012 में भारत की श्रमिक शक्ति का आकार क्या था। दैट मीन्स भारत की जो श्रमिक शक्ति थी वो कितनी थी 2011-12 के अकॉर्डिंग। ठीक है। वो शक्ति कितनी थी उसको मैं यहाँ पे बताना है। तो वो शक्ति बेसिकली कितनी थी? 47.3 करोड़, 47.3 करोड़ बेसिकली। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल ऑफ कुकिंग, ऑप्शन नंबर डी। एंड व्हाट वाज द साइज ऑफ इंडिया's लेबर फोर्स इन द ईयर 2011 एंड 12, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 47.3 करोड़। सिंपल सा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत में शामिल नहीं है, अर्थात मानव पूंजी निर्माण के बहुत से स्रोत होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो इसके संबंध में नहीं है? तो देखिए हम एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि व्यापारिक आबाद को बढ़ाना, यानी कि व्यापार के संबंध में जो भी आबाद होते हैं, जो भी अड़चने होती है उनको बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें शिक्षा पर व्यय ये भी स्रोत है,
कौशल विकास पर व्यय ये भी स्रोत है, नौकरी के साथ में प्रशिक्षण ये भी स्रोत है। बट व्यापारिक आबाद को बढ़ाना ये कोई किसी भी तरीके से कोई व्यय नहीं है, यानी कि कोई भी स्रोत नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि ह्यूमन कैपिटल इज नॉट, ये हाइलाइटर कैसे आ गया, हाइलाइटर हटाना पड़ेगा मुझे। हम्म, हाँ, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ट्रेड बैरियर या फिर इंक्रीज ट्रेड टैक्स वगैरह इस तरीके। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 प्लस में 27, ये दो क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण वाले आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको अभिकथन कारण पढ़ के आंसर देना। पढ़ते हैं। अभिकथन हमारा कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कृषि गतिहीनता और पिछड़ी हुई थी, यानी कि जब औपनिवेशिक शासन था तो उस समय भारत में कृषि जो थी वो बहुत ही ज्यादा कम गति से विकसित हो रही थी और बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक। कारण ये बताता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की लगभग 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। हाँ, ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अभिकथन हमारा बिल्कुल सही कहता है कि जब औपनिवेशिक शासन था तो भारत में कृषि गतिहीनता थी और ये पिछड़ी हुई थी। लेकिन कारण हमारा जो है वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। लेकिन ये बिल्कुल भी जो कारण है वो इस बात को नहीं दर्शाता है कि कृषि गतिहीन क्यों थी, कृषि पिछड़ी हुई क्यों थी, इस कारण को नहीं बता रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, यानी कि सही विवरण हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों कथन ठीक है लेकिन यहाँ पे सही विवरण हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हो कि हमारा एसेसन ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है, एंड रीजन भी ठीक है, एसेसन भी ठीक है, बट रीजन जो है वो एसेसन का यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी अभिकथन और कारण के संबंध में ही है, वो भी पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, अभिकथन में पूछा गया बेसिकली कि अभिकथन के अनुसार पर्यावरण की धारणा क्षमता, पर्यावरण की धारणा, सॉरी बेसिकली ये धारणा नहीं बल्कि धारण है। ठीक है, पर्यावरण की धारण क्षमता से अभिप्राय पुनर्जनन के दौर और संसाधनों के निष्कर्षण से अधिक या बराबर होने, अर्थात पर्यावरण की जो धारण क्षमता है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि पुनर्जनन का दर, पुनर्जनन की जो दर है और संसाधनों की निष्करण से अधिक या बराबर होना, इसका मतलब है। लेकिन कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों के विकल्प नवीनीकरण स्रोतों के खोज के लिए गहन शोध कार्य किए जा रहे हैं। देखो, एक तरफ तो बात की जा रही है कि पर्यावरण की जो धारण क्षमता है उसके बारे में, ठीक है, और एक तरफ ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों के बारे में बात की जा रही है। यानी कि हालांकि अभिकथन हमारा ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन अभिकथन की जो व्याख्या है वो यहाँ पे कारण सही नहीं कर पा रहा है। तो फिर से वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे सही विवरण ये यहाँ पे नहीं देता है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इस तरीके से देखेंगे हम कि एसेसन जो है वो हमारा ठीक है, हमारा रीजन भी ठीक है, बट यहाँ पे रीजन जो है वो एसेसन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो बी हमारा एक बार फिर से आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं। एमसीक्यू के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे, इसमें आपने देखा कि आपको 3 चॉइसेस मिल चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो एमसीक्यू मैंने आपको समझाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का परीक्षण कीजिए। देखिए, जब भी आपसे सिंपल सिंपल सा प्रभाव पूछा जाए तो याद रखें आपको सकारात्मक नकारात्मक बताने, अगर आपकी किताब में दिए हुए हैं तो, अगर नहीं दिए हैं तो आप जो जैसे दे रखे हैं वैसे बता देंगे। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं और केवल आपसे प्रभाव पूछे जा रहे हैं तो आप दोनों बताएंगे। अगर आपसे कोई एक पूछा जा रहा है तो आप एक बताएंगे, ठीक है, नकारात्मक या सकारात्मक। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आपको प्रभाव बताने हैं, ठीक है, और किताब में दोनों तरीके के प्रभाव हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी, तो हम दोनों लिखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे और भी 6 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे लिया। तो क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े सकारात्मक प्रभाव। तो जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, ब्रिटिशों ने हम पे राज किया था, तो उस समय इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी पड़े थे भारत पे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला ये है कि यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हुई थी। उसमें केवल सड़क परिवहन था, लेकिन उन्होंने अधिक से अधिक अपने प्रशासन को फैलाने के लिए और भारत का विकास करने के लिए
रेलवे का तेजी से विकास किया, रेलवे का जाल बिछाया बेसिकली। और आज भी हम जिस रेलवे को देखते हैं वो अंग्रेजों के टाइम पे विकसित किया गया परिवहन साधन ही है, जो कि आज भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की एक नींव बना हुआ है, ठीक है। बंदरगाहों का विकास, बेसिकली देखो ये ब्रिटिश लोग जो थे, ये भारत से क्या करते थे, कच्चा माल को समुद्र के रास्ते से क्या करते थे, अपने जो नेटिव इनके कंट्रीज होते हैं उनमें भेजा करते थे। तो इसके लिए इन्होंने बंदरगाहों को विकसित किया। और आज ये जो बंदरगाह हैं, ठीक है, कांचीपुरम, कोलकाता, हुगली, ऐसे बहुत सारे पत्तन जो है, वो बेसिकली ये इस मामले में, भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में, व्यापार के मामले में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। फिर साथ ही डाक व तार विभाग की सुविधाएं, बेसिकली उस समय जो थी, वो चिट्ठी वगैरह पहुंचाने की सुविधा उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन ये जब आए अंग्रेजों ने, तो इन्होंने इस सुविधा को और ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि उनको भी अपनी ये अंग्रेजी अफसर है, तो दफ्तर से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, फिर किसी अंग्रेज के द्वारा दूसरे अंग्रेज तक डाक या तार पहुंचाना ही होगा। तो ऐसे विभागों की सुविधाएं जो थी वो तेजी से विकसित की इन्होंने। साथ ही देश के आर्थिक और राजनीतिक का एकीकरण किया, बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास किया। आज भी आप देख लेना कि अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई बहुत सारी जो इमारतें हैं, ठीक है, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे जो पुल हैं, वो आप देख लेना, वो अभी तक नहीं टूटे होंगे। और आज के टाइम पे, मैं सबकी तो नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे 100 करोड़ का पैसा ले लिया, ठीक है, और पुल बनाने के लिए 100 करोड़ लिया है, तो उसमें से मात्र 20 से 25 ही करोड़ उसमें लगाएंगे, और आने वाले कुछ ही टाइम के बाद में वो पुल ध्वस्त ही हो जाता है, ठीक है। और फिर कहते हैं, एग्जाम्पल देते रहते हैं, ये देखो ये भी टूटा था, लेकिन अपना नहीं बताएंगे कि हमने भ्रष्ट किया, हमने पैसे लगाए ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप अंग्रेजों के टाइम के पुल देख लो, उनकी इमारतें देख लो, वो अभी तक जड़ से हिली भी नहीं है, बहुत सारी इमारत, ठीक है। और आज के पुल तो देखो, भ्रष्टाचार के पुल, सीधा एकदम जाते ही खसक जाएंगे। ये चीजें हैं। तो कुछ देखो, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, इस ये बात नकारी नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ, कुछ उन्होंने ऐसे बहुत से ऐसे परिवर्तन भी किए जो बहुत अच्छे थे। जैसे कि एक टाइम पे उन्होंने सती प्रथा जो थी, ठीक है, सती प्रथा, इसको उन्होंने अमान्य कर दिया था, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह जो था, उसको उन्होंने स्वीकार किया था अंग्रेजों ने। तो बहुत सारे इनके अच्छे काम भी थे, लेकिन मोस्टली हम इनको हमेशा नकारात्मक काम के रूप में देखते हैं। अब क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े थे? तो सबसे पहला तो ये पड़ा था कि भाई विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकारी नियंत्रण था। आपने देखा होगा, आपकी हिस्ट्री की जो किताब है उसमें 5वीं रिपोर्ट वगैरह के बारे में, बंगाल में जो एक कंपनी का अधिकार करती है उसी के बारे में, तो वही बताया गया कि विदेशी जो व्यापार था भारत का, उसमें ब्रिटेन ने पूरा एक अधिकार कर रखा, ठीक है। आगे भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हो गया, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो इन्होंने भारत की जो हस्तकला थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और भारत की कला को उभरने ही नहीं दिया, अपनी कला को लोगों पर थोपते रहे। साथ ही कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक बना। दैट मीन्स ये क्या करता था, कच्चा माल जो था भारत से, वो अपने देश में बेचता था, और फिर वहां से तैयार माल को भारत में लेता था, और लोगों को उसी माल को बढ़ा चढ़ा के रेट पर बेचा करता था, ठीक है। फिर आता है व्यावसायिकरण का दबाव। दैट मीन्स भारत पर व्यवसाय का भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। भारत की संस्कृति, आर्थिक, राजनीति, इन सभी को बहुत ज्यादा प्रभाव झेलने को मिला था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। हालांकि देखो, मैंने आपके 4 से 5 मिनट लिए इस क्वेश्चन को, लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन के आंसर को भूलोगे नहीं अच्छे, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, और उसके बाद इसके क्या नकारात्मक प्रभाव। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट के संबंध में आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फिर आपसे इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो पूछे जाएंगे, तो नेगेटिव इंपैक्ट के संबंध में आप ये 5 पॉइंट यहाँ पे बता देंगे। ओके बच्चों, समझ गए आप सभी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया है फिर से एक चॉइस, 3 मार्क्स में पहली चॉइस। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए 1 into 30, यानी कि एक मार्क्स से 3 क्वेश्चन। पहला आपको बताना है उदारीकरण, फिर निजीकरण, और तीसरा भूमंडीकरण। देखो, इनमें से ये जो तीनों पॉइंट है ना, इनमें से इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि बहुत से जो बच्चे इन तीनों में से किसी ना किसी एक में तो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जो है वो परिभाषाएं पूछी गई है आपसे, उदारीकरण की, निजीकरण की और भूमंडलीकरण की। लेकिन आप जब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगा के आंसर लिखोगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारीकरण की। उदारीकरण का क्या मतलब? देखो, आपकी किताब की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार अगर मैं यहाँ से आपके सामने बात करूं, तो उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी है। दैट मीन्स उदारीकरण का मतलब यह है कि उदारीकरण से पहले
सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक जो नीतियां हैं, इन सभी पर सरकार का प्रतिबंध था। ज्यादातर नियंत्रण सरकार का होता है। लेकिन जब उदारीकरण अपनाया जाता है, ठीक है, तो ये नियंत्रण बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और बात करें भारत के संबंध में, तो भारत ने 24 जुलाई 1991 में वित्तीय सुधारों के साथ ही अपनी आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है, यानी कि इसने वैश्वीकरण को भी इसी टाइम पे अपनाया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है निजीकरण का, ये ठीक इसके उलट है। निजीकरण से हमारा तात्पर्य ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, व्यवसायों को, सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, इन सभी को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करें। दैट मीन्स कुछ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, कुछ व्यापार हैं, ठीक है, कुछ सेवाएं हैं, किसी चीज का प्रबंधन करना है, नियंत्रण रखना है, तो ये सभी चीजें एक सरकार जो थी वो अपने हाथ में ना लेके किसी दूसरे को, एक पर्टिकुलर समुदाय को या फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देती है कि आप इसकी देख रेख करो, आपके नियंत्रण में ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, अब तीसरा आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ना या फिर एकीकरण हो जाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। सिंपल सी बात है, एक देश का अन्य देश या फिर विश्व के सभी देशों के साथ में वस्तु, विचार, पूंजी, इन सभी का आदान प्रदान ये कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। देखो, पहले निजीकरण क्या होता है? सिंपल सा, जो भी कोई सार्वजनिक क्षेत्र है, उद्यम है, सेवा है, व्यवसाय, ठीक है, कोई भी सेवा है, किसी चीज का प्रबंधन है, नियंत्रण करना है, तो ये एक व्यक्ति पर्टिकुलर करेगा। ठीक है, ये आता है इसके अंतर्गत। और उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो भी, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीति जितनी भी थी, उसपे सरकार का पहले नियंत्रण था, उस नियंत्रण को कम कर दिया गया, तो इसी को उदारीकरण कह देते हैं। और वैश्वीकरण का, एक देश का दूसरे देशों के साथ में जुड़ जाना, इसी को हम वैश्वीकरण कह देते हैं। सिंपल सा। ठीक है, अब आपको ये तीनों जो पॉइंट है, तीनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, सारे के सारे पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उदारीकरण, फिर निजीकरण और फिर वैश्वीकरण। आगे चलें, तो अब हमारा जो है यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, आप पहले 29 को समझ लीजिए जो अभी हमने पढ़ा है। अथवा में क्वेश्चन है, हरित क्रांति की विशेषताएं बताइए। बेसिकली हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव है, जो विशेषता है, वो हमें बताना। ठीक है, तो हरित क्रांति के दौरान की जो विशेषताएं हैं, हम लिखेंगे इस तरीके से। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हरित क्रांति को जब अपनाया गया तो भारत में उच्च पैदावार वाली जो किस्मों के बीज थे उनका उपयोग किया गया, जिसे हम HVYS कहते हैं। ठीक है, उच्च किस्म की जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया। ठीक है, एक जगह इसे HYS भी कहा गया है। ठीक है, मतलब कई तरीके के इसके नाम है, यहाँ पे आप चाहो तो देख लें। ठीक है, उसके बाद कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान अच्छे से अच्छे जो कीटनाशक थे उनका उपयोग देखा गया, जिससे फसल में कीड़ा वगैरह ना लगे और फसल अच्छी हो। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, जिससे कि फसल जो है वो और तंदुरुस्त, यानी कि फसल ज्यादा हो और जमीन की उपजाऊपन क्षमता भी बनी रहे, इसके लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति के दौरान सिंचाई व्यवस्था का विकास बहुत मजबूती से किया गया था। साथ ही जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उन्हें पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं, वहां पे पर्याप्त सिंचाई की जो सुविधाएं थी उसका विकास किया गया। और चौथा ये है कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। दैट मीन्स कृषि में उद्योगों का, मशीनों का, यंत्रों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने का यहाँ पे आपको बताया गया, मतलब यहाँ पे दिखाया गया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये उपयोग करना है। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, हालांकि 3 मार्क्स का है तो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप एक दो पॉइंट और लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको हरित क्रांति की विशेषताएं समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपका एक अथवा था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और फिर हरित क्रांति की विशेषताएं। अब जो क्वेश्चन वो इंग्लिश में देखेगा, मतलब आएगा कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिबरलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, प्राइवेटाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, एंड ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स इजीली। ठीक है बच्चों, वेल अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखो 3 मार्क्स के, ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन थे हमने कर लिए, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस वहां पे मिल गई थी। ठीक है, अब 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा गया है बच्चों कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के संदर्भ में तर्क दीजिए। दैट मीन्स आपको समझाना है कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। आप इस कथन के संबंध में आपने तर्क दीजिए। ठीक है, तो एक हम छोटी सी इसमें भूमिका लिख सकते हैं कि भारत वास्तव में एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है।
क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू 2011 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। और ये विश्व का लगभग 2.4% जो लैंड एरिया है उसको कवर करता है। ठीक है, तो ये भारत की विशेषता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे भी आप कह सकते हो कि भारत की जो क्षेत्रफल है वो बहुत मायने रखता है इस मामले में। अब यहाँ पे जो मेन कंटेंट है वो हमारा यहाँ से शुरू। सबसे पहले आती है बच्चों खेती। बेसिकली दक्षिण पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो सामुदायिक कृषि है वो भी की जाती है। एंड कृषि में जो ऐसी फसलें, व्यापारिक फसलें, नॉर्मल फसलें, वो सभी की जाती है, जिससे खाद्यान्न नॉर्मली भोजन के लिए भी उपयोग में होता है और व्यापार के लिए भी। पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि भारत में 4 ईंधन खनिजों, 11 धात्विक, 52 गैर धात्विक और 22 लघु खनिज और कुल 89 खनिजों का उत्पादन करते हैं। अर्थात भारत जो है वो कई तरीके के खनिज, जैसे कि 4 प्रकार के ईंधन खनिज जो अभी हमने देखा था, गोबर गैस, पीएनजी, एलपीजी, एक और थी उसके बारे में, ठीक है, 11 धात्विक और 52 गैर धात्विक, 22 लघु उद्योग और कुल 89 खनिज, इन सभी का उत्पादन भारत करता है। यानी कि भारत में बहुत सारी खनिज आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसी खनिज में हम बात करते हैं लौह अयस्क की। तो भारत में उच्च गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी वाले जो लौह अयस्क वो बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेंगे। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में लगभग 14,600 मिलियन टन हेमेटाइट है। हेमेटाइट यानी कि लौह अयस्क का एक भाग है वो है, और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट है। बेसिकली लौह लौह जो खनिज है उसके दो पार्ट है, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क मुख्यतः आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, झारखंड, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आ जाता है कोयला। सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध जो खनिज संसाधन है वो कोयला है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन और अमेरिका के बाद में विश्व में तीसरा स्थान है। दैट मीन्स अमेरिका, चीन, इसके बाद में अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान जो है वो भारत का आता है कोयला उत्पादन के संबंध। ठीक है, तो यानी कि भारत में आपको लौह खनिज, ईंधन खनिज, ठीक है, कोयला खनिज उत्पादन उत्पादन कह लीजिए, फिर कोयला उत्पादन कह लीजिए, बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए भारत में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं भाई भारत में बहुत ही ज्यादा खनिज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये पूरा का पूरा कथन। अब लिख देंगे, एक आप खेती के बारे में बताएंगे और कितनी तरीके का हम खनिज उत्पादन करते हैं आप ये बताएंगे, फिर आप जो लौह खनिज थे इसके बारे में बताएंगे और फिर कोयला के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जवाब से इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। एक सेकंड, देखिए, इंडिया इन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया बहुत ज्यादा अमीर है या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिल्कुल रीजन देंगे भाई। तो सबसे पहले आप जो एक मैंने आपको बताया था हिंदी की, आपको एक परिभाषा लिखनी है तो आप वो परिभाषा लिख दें। उसके बाद आप बता दीजिए एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, आयरन ओर के बारे में, और जो कोल था मोस्ट अबाउट, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो इस पॉइंट को आप यहाँ से इजीली दर्शा लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। ओके, अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे पूरी तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को। आगे चलते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन है 31, इसमें आपको एक चॉइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि उन समान विकासात्मक नीतियों का वर्णन कीजिए जिनका भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है। दैट मीन्स वे कौन सी विकास की नीतियां थी जिनका उपयोग भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी एक जैसे रूप में किया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी नीतियां थी, तो आइए समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की विकासात्मक पथ की समानताओं का सारांश निम्नलिखित है। सबसे पहला, दोनों ने ही अपने विकास की ओर की जो यात्रा थी वो 1947 में जब विभाजन हुआ था, विभाजन की समस्याओं से जुड़ते हुए, शरणार्थियों की समस्याओं से जुड़ते हुए, इन समस्याओं से निकलने के बाद ही इसने अपनी जो विकासात्मक समस्याएं थी दोनों ने देखी थी। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो आप सभी को पता है दोनों ओर लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। ठीक है, तो इसलिए उनको बसाना, उनको पुनर्विभाज करना, इस विभाजन की समस्या से निपटना, दोनों ने तरीके अपनाए। दूसरा, भारत ने अपनी सबसे पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की 1951 में, जिसमें भारत ने कृषि को सबसे पहले केंद्र में रखा कि हम कृषि का विकास करेंगे। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने 1956 में अपनी मध्यकालिक योजना की घोषणा की इसी संबंध में, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना और पाकिस्तान ने मध्यकालीन योजना घोषणा की।
बट डिफरेंस था 5 साल का। दोनों ने विकास के लिए अर्थव्यवस्था का एक मॉडल अपनाया जिसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, यानी कि इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही था, यानी साम्यवादी व्यक्ति समाज। ठीक है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक और निजी ये दोनों ही बातों को देखा जा सकता। पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने जो आर्थिक सुधार थे वो अपने 1991 में पूर्ण रूप से चालू किए थे। आप ये भी कह सकते हो कि भारत ने वैश्वीकरण को 1991 में बेसिकली स्वीकार किया था। दोनों ही देशों ने सुधार स्वेच्छा से नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य दबाव के कारण किया। दैट मीन ऐसा नहीं कि भारत चाहता था कि पहले से ही हम पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, ठीक है, और हम जो है वो आर्थिक सुधार अपनाएंगे। ये पहले से नए निर्णय नहीं लिया गया था। बेसिकली ये तब हुआ जब परिस्थितियां देखी कि हमें निर्णय लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे, तभी ये निर्णय लिए गए। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से जो भी आपको पता है इस संबंध में आप जो भी पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी जो मेन आंसर है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, समझ गए आप सभी अच्छे से? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, भारत और पाकिस्तान की विकासों के पथ की समानताओं की सारांश के बारे में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी में है कि अथवा में दिया हुआ है हमें कि 1958 में प्रारंभ की गई चीन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, क्या क्या नाम है अभियान का? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। आपको ये समझाना भाई ये था क्या, आखिर क्या मतलब है इसका, इस अभियान से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आइए देखेंगे भाई क्या मतलब है। तो लिखेंगे इस तरीके से कि 1958 में चीन द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया। कौन से लिखेंगे इस तरीके। सबसे पहले तो ये जो अभियान शुरू किया गया इसका उद्देश्य ये था कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिक के द्वारा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। दैट मीन्स ये जो अभियान अपनाया गया, इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि चाइना पहले क्या था, कृषि प्रधान उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो मोस्टली कृषि पर डिपेंड करती थी, लेकिन इस अभियान के बाद में उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हम औद्योगिकरण के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को कृषि से हटाकर उद्योगों के संबंध में आधुनिक अर्थव्यवस्था के संबंध में लेके आएंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा देगी, लोगों को बताएगा कि आप एक उद्योग कैसे लगा सकते हो, और सरकार ने यह कहा कि आप उद्योग लगाओगे तो हम आपको कुछ रियायत देंगे, इवन हम आपको कुछ आर्थिक सहायता भी देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू हुई है। देखो अब ये कम्यून पद्धति क्या है, इसका कोई डेफिनेशन है नहीं आपकी किताब में, बस याद रखना कि एक पद्धति शुरू की गई थी कम्यून पद्धति। अब यहाँ पे देखिए कुछ कहा गया कम्यून पद्धति के बारे में। कम्यून पद्धति के अनुसार लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। तो कैसी पद्धति थी, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन मिल गया हमें कि इसके अनुसार जो लोग थे वो सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक है, जिसमें 1958 में तकरीबन 26,000 कम्यून थे जिसमें समस्त कृषक शामिल थे। जीएलएफ अभियान में काफी समस्याएं आई। फॉर एग्जांपल जब भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी ये जो अभियान था वो चलता रहा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। कुछ समस्याएं भी आई लेकिन फिर भी ये चलता रहा था। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे आप इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने अपने विकास के पथ पे समान नीतियों को कौन कौन सा अपनाया था, और जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान था ये शुरू किया था चीन ने, क्या क्या यहाँ पे सुधार होते हैं बेसिकली। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द सिमिलर डेवलपमेंटल पॉलिसीज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पैथ्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से उन्होंने रास्ते अपनाए थे, वो इजीली यहाँ पे आप इन सभी पॉइंट को बताएंगे, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। ओके, समझ गए आप इजीली तरीके से। आगे अब इसी में जो अथवा में हमारा क्वेश्चन दिया गया था इस तरीके से, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1950। देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था, और बाकी के सारे पॉइंट आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। अब जो क्वेश्चन है 32 वो देखते हैं। तो 32 में देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वैसे 6 मार्क्स में आना चाहिए था, 4 में पूछा गया है, फिर भी आंसर देते हैं कि ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं तथा इसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको समझाना है कि भाई ग्रामीण विकास का मतलब क्या है और इसके तत्व। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन वैसे 6 नंबर में आना चाहिए था 1+5 करके, लेकिन कोई नहीं 4 में आया, फिर भी आंसर ऐसे लिखेंगे, अगर 6 मार्क्स में भी आएगा तो भी आप आसानी से लिख पाओ। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई ग्रामीण विकास का मतलब है। ग्रामीण विकास सिंपल सी बात है कि गांव के विकास की बात होगी,
तो मैम ऐसे तो हमें पता है कि गांव के विकास की बात हो रही है, लेकिन एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक परिभाषा क्या होनी चाहिए वो समझिए। ग्रामीण विकास का अभिप्राय उस क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर, आर्थिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। अब आपको एक परिभाषा मिल गई, क्या मतलब है ग्रामीण विकास का? ग्रामीण विकास का मतलब ये है कि एक ऐसी योजना जिसमें एक क्रम के अनुसार जो गांव के लोग हैं उनके जीवन में अच्छा बदलाव किया जाए, जैसे आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, उनके जीवन जीने के लेवल पे अच्छी वृद्धि की जाए, सकारात्मक वृद्धि की जाए। इसको हम कहते हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, तो सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया। अब ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व क्या-क्या हैं? ठीक है, तो इसके जो तत्व ही हैं वही आपसे 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत से तत्व हैं। पहले आपके 4 मार्क्स में आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 इसके लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4-5, मैं आपको 6-7 बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला कि भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दैट मीन्स भूमि जो है इसके प्रति इकाई कृषि, यानी कि एक इकाई में जो कृषि उत्पादकता है वो कितनी होती है। फॉर एग्जांपल पहले इस एक इकाई खेत में टोटल जो है वो मान लेते हैं कि 10,000 तक की फसल होती थी, तो वो फसल एक व्यक्ति के लिए पूरे साल के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कृषि उत्पादकता इतनी बढ़ानी है कि वो जो फसल है वो 20,000 तक की हो जाए, ताकि वो अपना पूरे साल का जीवन से गुजार सके। ठीक। सेकंड, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। देखो, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये कृषि विपणन प्रणाली क्या है? तो देखो, कृषि विपणन प्रणाली के संबंध में अभी हमारा क्वेश्चन बस 34 आएगा 6 मार्क्स का, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। वैसे आप इतना याद रख लीजिए, कृषि विपणन प्रणाली का मतलब ये है कि कृषि में उत्पादित तैयार माल को बेचने की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब इसको सुधारा जाएगा तो सिंपल सी बात है, किसानों को जो उन्होंने उगाया है उसका उचित मूल्य मिल सके। ठीक। फिर देखिए, ज्यादा मूल्य वाली फसलों को उत्पाद को बढ़ावा देना। दैट मीन्स ऐसी फसलें जो ज्यादा मूल्य वाली हैं, जो ज्यादा पैसा कमाती हैं, इन फसलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए गांव में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें और उन्हें मुनाफा हो। उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण, ताकि फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधनों को ढूंढा जा सके। दैट मीन्स जो उत्पादन की गतिविधियां हैं उनको हमें कई विभिन्न प्रकार से अंजाम देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो फसल जो है, जो खेती है, वो और तेजी से विकसित होगी। साथ ही इस खेती के विकसित होने के साथ साथ हम अन्य रोजगार के कुछ वैकल्पिक स्रोत भी ढूंढ पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साख को सुविधा उपलब्ध कराएं, यानी कि ऋण संबंधी जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि रोजगारों के द्वारा निर्धनता को आप कम कर सकते हो। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि जैविक खेती आप ज्यादा कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार है आप ये भी कर सकते हो, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो वेल आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण विकास के तत्व यहाँ पे क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आना चाहिए था, लेकिन 4 में पूछा गया, तो भी आंसर मैंने आपको ऐसे ही बताया कि अब अगर ये 6 मार्क्स में भी आ जाएगा ना, तो भी आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स मेन एलिमेंट्स। तो क्या है वो, उसके बारे में आप इजीली पढ़िए। सबसे पहले आप बताएंगे रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, फिर सेकंड थिंग आप इसमें बताएंगे कि मतलब कि की एलिमेंट्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस सेक्शन में अभी तक हमारे टोटल जो है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन में हमें चॉइस भी मिल गई थी। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था पूरा का पूरा मैंने आपको वही बताया जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है और 30 जो 4 है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ठीक है, 33 एंड 34। वैसे आपको जहां तक है 34 में चॉइस मिलेगी, लेकिन अगर 34 में नहीं मिली तो 33, यानी एक क्वेश्चन में चॉइस तो मिलेगी। जैसे यहाँ पे 33 में नहीं है, 34 में चॉइस मिल जाए। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रारंभिक तथा जो माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र है इसमें हुए विकास को आपको समझाना है। दैट मीन्स 3 तरीके की शिक्षा थी, एक प्राथमिक, माध्यमिक और एक उच्च शिक्षा। लेकिन यहाँ पे आपको 2 का ही पूछा गया है, तो 2 के बारे में आपको आंसर देना है कि क्या थे, क्या क्या विकास हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो उत्तर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की। ये रहा हमारा प्राथमिक शिक्षा का केंद्र। ओके, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बेसिकली हम उस शिक्षा को कहते हैं
जो कि प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा बनाई जाती है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी होती है? वो शिक्षा जो प्राथमिक लेवल पे होती है और मध्य स्कूल की शिक्षा इसको मिला के। अभी आप समझोगे कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 1950-51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या जो थी वो लगभग 2.23 लाख के आसपास थी। लेकिन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 50 वर्षों के साथ 50 से 60 वर्षों के बाद 2010-11 में ये जो 2.23 लाख जो स्कूलों की संख्या थी प्राथमिक और मध्य की मिलाकर, वो आज वर्तमान में तो नहीं कहेंगे, 2010-11 के अकॉर्डिंग कहेंगे तकरीबन 13 लाख हो चुकी है। ठीक है, जो संख्या अभी से ठीक हम कह सकते हैं कि 70 साल पहले जो स्कूल थे वो मात्र कितने थे? 2.5 लाख के आसपास थे। लेकिन आज वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि लगभग 15 लाख के आसपास, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 15 लाख के आसपास स्कूलों की संख्या हो गई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि तेजी से प्राथमिक और मध्य स्कूलों की शिक्षा में इजाफा हो रहा है। अब प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो 1 से लेके 8 तक हो गई। पहले प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 1 से 8 तक कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए शिक्षा को सबसे पहले तो निःशुल्क कर दिया गया और फिर जरूरी कर दिया गया कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी ही मिलनी। ठीक है, क्योंकि पैसा लगेगा तो मोस्टली गरीब बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, जैसा प्राइवेट स्कूल्स में होता है। चौथा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ बेसिकली योजनाएं वगैरह जो थी वो बहुत सारी चलाई गई थी। जैसे कि एक नेता थे तमिलनाडु के कामराज, उन्होंने मिड डे मील योजना चलाई थी 1995 में। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, जिससे कि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, ये 2000 में शुरू किया गया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इन सभी योजनाओं से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, चाहे आप प्राथमिक की बात कर लो या फिर मध्य स्कूलों की संख्या की बात कर लो, शिक्षा की बात करो, योजनाओं की बात कर लो, इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा 1950 से लेकर वर्तमान तक इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। बहुत सारे स्कूल बनाए गए हैं, फ्री किया गया, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं ताकि लोग शिक्षा को ग्रहण करें। ठीक, अब इसी में आ जाती है माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में बेसिकली इस तरीके से है कि वर्ष 1950 से 51 में देश में तकरीबन कितने माध्यमिक स्कूल थे? 7400। ठीक है, और इनमें विद्यार्थी कितने थे? मात्र 14.8 लाख। लेकिन अगले तकरीबन हम कह सकते हैं वही 50 से 60 सालों के बीच में जो माध्यमिक स्कूल थे इनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास हो गई, और विद्यार्थियों की संख्या जो अराउंड आपकी 14 लाख थी, वो ठीक इसके हम कह सकते हैं कि 14 इंटू अगर मैं इतना करूं 100 करूंगा तो हो जाएगा 1400, और मान सकते हैं कि यहाँ 30-35 गुना तेजी से बढ़ गई थी। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया एकदम से। तो तकरीबन पहले कितनी थी? 15 लाख, और वही संख्या अब लगभग 450 लाख पहुंच गई। जो माध्यमिक स्कूल पहले कितने थे? 7400, वो तकरीबन 2 लाख के आसपास पहुंच गए। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं अभी भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है नवोदय केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि एनवीएस है तथा केवीएस है। आई दिन आप केवीएस के बारे में सुनते रहते होंगे बातों को। ठीक है, और फिर यहाँ पे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद यानी कि एनसीईआरटी है। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण है, तकनीकी, मेडिकल तथा कृषि शिक्षा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें ये बताती है कि हाँ भाई, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से यहाँ पे बदलाव, बहुत तेजी से विकास भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के बारे में और ये माध्यमिक शिक्षा के बारे में। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो सबसे पहले हम बताएंगे प्राइमरी नहीं बल्कि एलिमेंट्री होना चाहिए था। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जो विकास हुआ है उस बारे में ये 4 ऑप्शन लिखेंगे। देन जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसके विकास के बारे में ये सारे आप पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, और जो कुछ सेक्टर्स हैं वो इजीली आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में हो गया। अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा। क्वेश्चन ये है कि कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स हमें बताना है कि किसी क्षेत्र में जो भूमि सुधार लागू किए गए, आखिर इसकी आपको आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितने प्रकार के लागू किए गए थे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर क्यों
हमें जरूरत पड़ी कृषि क्षेत्र में भूमि सुधारों की, ठीक है, भूमि सुधारों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला बेसिकली एक आप पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है। तो भारत में बिचौलियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। बिचौलिए यानी कि जो सरकार के और किसानों के बीच में एक रिश्ता निभाते थे। जमींदार होते थे, महालवार होते थे या फिर रैयत होते थे। ये सभी वास्तविक किसान से किराया लेते थे यानी कि कर लेते थे, वसूलते थे और उसका एक हिस्सा क्या करते थे, भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा कर देते। ठीक है? और ये चाहे जमींदार, महालात, रैयत जो भी बड़े-बड़े लोग होते थे, किसान बिचौलिए होते थे बेसिकली, ये किसानों के साथ में दासों जैसा व्यवहार करते थे। ठीक है? बिचौलियों के उन्मूलन के उद्देश्य से वास्तविक जोतक और किसान के बीच में सीधा संबंध स्थापित करने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी। नहीं मतलब मुझे नहीं लगता आप समझोगे इस बात को। दोबारा समझिए। देखिए, बेसिकली बिचौलियों का उन्मूलन दैट मीन्स ये जमींदार, हमलावर, रैयत इनके रिश्ते को सरकार और किसानों के बीच से हटाने के लिए ये भूमि सुधार की आवश्यकता थी। ठीक है? जोतक और किसान दैट मीन्स एक तो जो नॉर्मल किसान होता है और जो सरकार होती है, इसके बीच में सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किसानों का जो शोषण इनके द्वारा किया जा रहा था, उस शोषण को रोकने के लिए किसानों को अपने खेतों व लाभपामक कृषि में स्वहित भावना उत्पन्न करना। दैट मीन्स किसान जो थे वो अपने खेतों पर पूरी तरीके से काम कर सकें और वो फसलों को इतना ज्यादा बेसिकली हम उन्हें जब हम ये जो भूमि सुधार है इसको लागू करेंगे तो बिचौलियों का उन्मूलन हो जाएगा। सारे का सारा जो कर है ज्यादातर बिचौलिए ले लेते थे, तो बीच में जो बिचौलिए ले लेते थे वो खत्म हो जाएगा। तो ये और ज्यादा उत्पादन करने पे बेसिकली क्या करेंगे, कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे और तेजी से। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो इन्हीं सभी की वजह से बिचौलियों के उन्मूलन के लिए, किसानों के शोषण को रोकने के लिए, किसानों का भूमि के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता देखी गई। अब जब देखी गई सुधारों की आवश्यकता, तो किया क्या गया इसके लिए? तो सिंपल सी बात, जिसके लिए सुधार किए जा रहे थे, तो सबसे पहले वही किया गया, जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। ठीक है? क्या किया? जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। सरकार और किसान के बीच में एक सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए ये जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, वो जो आपने इसनारी बंदोबस्त, एक मुश्त बंदोबस्त, ये सब कुछ सोचा देखा होगा, ताल्लुकदार वगैरह, जमींदार, इन सभी को खत्म कर दिया गया ताकि किसानों का जो शोषण है वो ना किया जाए। ठीक है? किसानों का शोषण जो है वो अब खत्म हो गया। इन बिचौलियों ने किसानों पर बहुत ही भारी भारी शुल्क लगाए हुए थे। ठीक है? कोई सिंचाई के ऊपर, कई सुविधाओं के ऊपर, कोई भंडारण सुविधाओं के ऊपर, ऋण सुविधाओं के ऊपर, विपणन सुविधाओं के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाए थे। लेकिन जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, ये कर पूरी तरीके से हट गए और अब सरकार जो थी वो सीधा किसानों के संपर्क में आ गई और सरकार सीधा किसानों से कर वसूले। ठीक है? उसके बाद किराएदारी सुधार। अब ये किराएदारी सुधार क्या है बच्चों? ये बेसिकली इससे संबंधित है कि जो किसान होते थे, इनसे किराया विनिमयन, कार्यकाल सुरक्षा, किराएदारों के लिए स्वामित्व अधिकार, ये कुछ ऐसे बेसिकली ये सारी चीजें थी। तो इन ये सब किए गए। ठीक है? ये प्रकार थे बेसिकली। उसके बाद अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम दैट मीन्स भूमि सुधार जब किया गया तो एक अधिनियम बना दिया गया कि भाई इस अधिनियम के तहत कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपने पास कितनी अधिकतम जो जमीन है वो रख सकता है और कृषि के पुनर्गठन का संबंध भूमि के पुनर्गठन और भूमि की चकबंदी सहकारी खेती से देखा गया था। ठीक है? तो ये पूरी की पूरी चीज आप यहाँ से समझ सकते हो। एक तो किराएदार सुधार दैट मीन्स ये बेसिकली किराया विनिमय से संबंधित है, कार्यकाल की सुरक्षा से संबंधित है। अधिकतम भूमि सीमा यानी कि ये बता दिया कि कोई किसान अपने पास कितनी भूमि जो है वो रख सकता है। ठीक है बच्चों? समझ में आ गया आप सभी को इजी वे में? तो ये है हमारी पूरी की पूरी कहानी कि कृषि क्षेत्र में लागू की गई भूमि सुधार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या-क्या प्रकार रहे थे सुधार के। ठीक है? अब जो हमारा क्वेश्चन है, काफी छोटा सा क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं तथा विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को संक्षेप में हमें समझाना। तो आइए एक एक करके समझेंगे कृषि विपणन और उठाए गए कदम। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कृषि विपणन की हम बात करेंगे, मतलब क्या। ठीक है? तो यहाँ पे कृषि विपणन का मतलब ये है कि इसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, बिक्री इनसे संबंधित। नहीं समझे? देखो, हम क्या करते हैं, जो भी किसान होते हैं वो कृषि करते हैं और फसल को उगाते हैं। तो फसल को जमा करना, फसल को संग्रहण करना, उसको प्रसंस्करण करना, उसका वर्गीकरण करके पैकेजिंग करना, भंडारण करना, ठीक है, परिवहन के माध्यम से उसे बेचना,
ये सभी जो है वो कृषि विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि फसल तैयार हो गई हमारी खेत में, अब उस खेत की फसल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रूप से और बेचने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसी को कृषि विपणन कह देते हैं। ठीक है, अब इसे कृषि विपणन की प्रणाली जो थी वो इसमें कुछ दोष वगैरह थे, दोस्त हमसे पूछे नहीं, कदम पूछेंगे तो कदम बता देंगे सीधा सीधा। तो कई कदम उठाए सरकार ने। सबसे पहला ये बताया कि भाई हम डेली बेसिस पे ना मंडियां जो होंगी उनको लेके आएंगे। दैट मीन्स डेली बेसिस पे मंडी खुला करेगी और यहाँ पे आके किसान अपने अनाज को, अपनी जो कृषि भंडार है उसको बेच पाएगा। ठीक है, विपणन सूचना का प्रसार, दैट मीन्स किस समय मंडी में क्या भाव चल रहा होगा अनाज का, किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसान से संबंधित, फसल से संबंधित, तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी उसका एक पूरा तंत्र बनाया गया। ठीक है, कृषि उत्पादकों के संग्रहण के लिए भंडार गृह की सुविधाओं का प्रावधान। कई बार होता है कि मिल वगैरह में आलू वगैरह आप भेज देते हो, मकई वगैरह भेज देते हो मिल में, और जब आपका फसल आता है तो उस टाइम पे आप वापस मंगा लेते, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे उत्पादों को संग्रहण करने के लिए भंडार गृह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। मानक बाट और नापतोल की अनिवार्यता, दैट मीन्स बाट वगैरह जो किलो टाइप में होते हैं ना, नापतोल उनको अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, कोई भी ऐसे ही नहीं कि एक बोरा है चलो 50 किलो हो गया, एक्चुअली में कहीं 55 हो कहीं 45 हो। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया। और उसके बाद रियायती यातायात की व्यवस्था, यानी कि यातायात परिवहन जो था वो काफी कम मात्रा में कम पैसे पे उपलब्ध कराया गया ताकि विपणन प्रणाली अच्छे से चल सके। भंडारण क्षमता को बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक में भारतीय खाद्य निगम, दैट मीन्स गांव के आसपास के एरिया में भारतीय खाद्य निगम बनाया गया। ठीक है, साथ ही केंद्रीय गोदाम निगम स्थापित की। न्यूनतम समर्थन की नीति, दैट मीन्स लोगों को जो फसल आई है, ठीक है, हालांकि मार्केट में उसका प्राइस बेशक से कम चलो, लेकिन सरकार ने ये निर्णय किया कि एक न्यूनतम समर्थन जो कीमत नीति है वो हम इस एक फसल के माध्यम से लोगों को देंगे जो भी तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से चलती है। तो आई होप आपको कृषि विपणन के बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, अभी जो दोनों क्वेश्चन थे उसे इंग्लिश में से पूछा जाएगा आपसे। एक्सप्लेन द नीड एनी टाइप्स ऑफ नॉन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो आप इजीली इन सभी को बताएंगे। फिर आप बताओगे इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ लैंड जो रिक्लेमेशन था इसके बारे में। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप बता दोगे। ठीक, और इसके बाद में फिर यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। इस संबंध में आप देख लीजिए कैसे लिखोगे। पहले आप लिखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिखने के बाद आप लिखोगे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। तो आप ये सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, इसका सैंपल पेपर यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों ने खंड ए नहीं देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ पे जाके जरूर देखें। और आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं बस आपसे एक दो ही चीजें कहना चाहूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो अच्छे से समझ में आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस पेपर का फायदा उठा सके और आसानी से पेपर को समझ सकें। बाकी आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।